गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग हिस्ट्री का आज चैप्टर करेंगे भारत की आज़ादी, 9 चैप्टर। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार भारतीय नेताओं से किए गए वादों से मुकर चुकी थी। इसके विरोध में राष्ट्रीय आंदोलन को और भी तेज करने के प्रयास चल रहे थे। उसी समय ब्रिटिश शासन ने इन आंदोलनों से निपटने के लिए एक नया नियम बनाया। अब क्या था? प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, क्योंकि उनका कहना था कि अगर हम अंग्रेजों का साथ देंगे तो युद्ध समाप्त होने के बाद वो हमारी जो मांगे हैं उनको मान लेंगी। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रिटिश शासक जो थे साफ इन बातों से मुकर गए। उन्होंने उनकी कोई भी मांग नहीं मानी। तो इससे ब्रिटिश क्या था, भारतीय नाराज हो गए और वो आंदोलन वगैरह करने लग गए। उन आंदोलनों को दबाने के लिए ब्रिटिश शासकों ने रॉलेट एक्ट शुरू किया। सन 1919 में आंदोलनों को कुचलने के लिए अधिनियम पास किया गया। इस एक्ट के अनुसार बिना न्यायालय में सुनवाई के किसी भी व्यक्ति को जेल भेजा जा सकता था। इस एक्ट को लागू करने के बाद अंग्रेजी सरकार पुनः दमनकारी नीति पर चल पड़ी। निर्दोष लोगों को पकड़कर जेल में ठूस दिया गया। प्रभावशाली नेताओं को गिरफ्तार की जाने लगी। सभी प्रकार के सम्मेलनों, सभाओं और बैठकों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। स्वतंत्रता सेनानियों के लिए अंग्रेजों का यह व्यवहार अपमानजनक था। अतः बड़े बड़े नेता भूमिगत हो गए और छिपकर आंदोलन को आगे बढ़ाते रहे। अब उन्होंने क्या करा कि उन्होंने कहा कि जो भारतीयों ने आंदोलन चलाया हुआ था उसको दबाने के लिए अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट शुरू किया। रॉलेट एक्ट क्या था बेटा? रॉलेट एक्ट था कि किसी के ऊपर भी कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, कोई भी सुनवाई नहीं होगी और भारतीय व्यक्तियों को पकड़कर जेल में डाल दिया जाएगा। कम 2 साल की सजा थी इसमें। 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। और ऐसा करने के लिए उन्होंने क्या करा, जो भी मतलब आंदोलन वगैरह करने निकलते उन लोगों को ये पकड़ते और जेल में डाल देते। इसमें निर्दोष व्यक्ति भी जेल में पहुंच जाते थे। ठीक है। और जितने भी प्रभावशाली नेता वगैरह होते थे उनको पकड़ पकड़ कर जेलों में डाल देना। सभाओं और बैठक कोई कर रहा होता उसे गैर कानूनी घोषित कर दिया। कोई भी सभा नहीं करेगा, कोई भी बैठक नहीं करेगा। ठीक है। तो ये सब चीजें करने लग गई है। और फिर जितने भी नेता वगैरह थे वो छिप कर ये आंदोलन आगे बढ़ाते रहे। महात्मा गांधी का आंदोलन में पदार्पण अर्पण। महात्मा गांधी ने इंग्लैंड में से वकालत की शिक्षा प्राप्त की थी। वह भारतीयों के प्रति अंग्रेजों के व्यवहार को बहुत निकट से देख चुके थे। एक बार वकालत के कार्य से उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। उन दिनों दक्षिण अफ्रीका में भी रंग भेद की और नस्लीय भेदभाव का वातावरण था। दक्षिण अफ्रीका में रेल यात्रा के समय उन्होंने प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा करनी चाहिए, परंतु उनके सामान को अंग्रेजों द्वारा स्टेशन पर फेंक दिया गया एवं स्वयं गांधी जी को भी डिब्बे से धक्का देकर उतार दिया गया। गांधी जी ने इस घटना से स्वयं को बहुत अपमानित महसूस किया और उसी समय से रंगभेद के विरोध का निश्चय कर लिया। अब कह रहे हैं महात्मा गांधी ने इंग्लैंड से वकालत की थी और वो काफी टाइम तक अंग्रेजों वगैरह के बीच में रहे। तो उन्होंने देख लिया था कि अंग्रेज किस तरीके से भारतीयों को समझते हैं और उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। तो जब वो उन्हें किसी काम से एक बार दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा था, जब वो वहां गए तो वहां भी उन्होंने यही रंगभेद की नीति देखी। रंगभेद की नीति से क्या मतलब है कि अंग्रेज लोग गोरे थे और भारतीय काले, तो गोरे लोग काले लोगों के साथ भेदभाव किया करते थे। तो एक बार क्या होता है कि गांधी जी प्रथम श्रेणी के डिब्बे की टिकट खरीदते हैं और उसमें यात्रा करना चाहते हैं, लेकिन उनको वहां यात्रा नहीं करने दी जाती। उनका सामान बाहर फेंक दिया जाता है और यहाँ तक कि गांधी जी को भी उस डिब्बे से उतार दिया जाता है। तो जब ये घटना होती है तो गांधी जी को लगता है कि मेरा बहुत अपमान किया गया है। उन्होंने अपने बहुत अपमानित महसूस किया और उन्होंने उसी दिन तय कर लिया कि आज के बाद मैं इस रंगभेद की नीति को खत्म कर ही रहूंगा। क्योंकि अंग्रेज लोग ना तो उन्हें काले लोगों को अपने साथ बैठने देते थे, ना जहाँ वो बैठे होते थे वो वहाँ काले लोग नहीं बैठ सकते।
जहाँ से वो पानी वानी लेते थे वहां से काले लोग नहीं ले सकते। तो ऐसी बहुत सी चीजें उन्होंने कर रखी थी। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में ही आंदोलन चलाकर अंग्रेजों का विरोध आरंभ कर दिया। उनके सत्याग्रह के कारण अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा। अपने अफ्रीकी प्रवास में गांधी जी कई बार जेल गए, परंतु परंतु अंततः दक्षिण अफ्रीका में नवजागरण की किरण फैलाकर 1915 में उन्होंने भारत वापस लौटने का निश्चय किया। तब वह बहुत प्रसिद्ध हो चुके थे। अब वो कह रहे हैं कि फिर महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन चला दिया और उस आंदोलन के आगे उनके सत्याग्रह जो उन्होंने शुरू किया उसके आगे अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ गया था। और दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन करते हुए उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। और 1915 में वो भारत लौट आए थे और तब तक गांधी जी बहुत प्रसिद्ध हो चुके हुए थे। उन्होंने 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध में भारत में भी सत्याग्रह आरंभ कर दिया। महात्मा गांधी के आंदोलन की प्रसिद्धि संपूर्ण भारत में थी, अतः जनता भी महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन में शामिल होने लगी। गांधी जी की उदारवादी सोचने नेता थे। गांधी जी के विचार में किसी भी प्रकार की हिंसा का मार्ग नहीं था। गांधी जी के विचार को जनता ने भी अपनाया और आपसी भेदभाव को भूलकर हिंदू और मुस्लिम गांधी जी को अपना निर्विवादित नेता घोषित कर दिया। उनके नेतृत्व में स्वराज प्राप्ति के लिए एकजुट हो गए। अब कह रहे हैं कि 1919 में उन्होंने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया था और जिसमें देश की जितना भी जनता थी, मुस्लिम थे या हिंदू थे, सब गांधी जी के साथ जुड़ गए थे, इस आंदोलन में शामिल हो गए थे। और गांधी जी कैसा चाहते थे? हिंसा नहीं चाहते थे। अहिंसा के मार्ग पर चलकर यह आंदोलन स्वराज की प्राप्ति करना चाहते थे। इसके बाद आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919। स्वराज आंदोलन की आग पूरे देश में फैलने लगी। पंजाब में अपने शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी विरोध में पंजाब में अमृतसर के जलियांवाले बाग में एक सभा रखी गई, जिसमें लगभग 20,000 स्त्री और पुरुष बच्चे सम्मिलित हुए। उस समय पंजाब की सेना का कमांडर जनरल डायर नामक अंग्रेज था। उसने लगभग 150 सैनिकों की एक टुकड़ी लेकर बाग को घेर लिया। अब वो कह रहे हैं कि स्वराज प्राप्ति के लिए एक सभा हो रही थी, किसमें? जलियांवाले बाग में, अमृतसर में है जो, उसमें एक सभा हो रही होती है और उसमें कम से कम 20,000 स्त्री पुरुष बच्चे वगैरह शामिल होते हैं उस सभा के अंदर। तभी जनरल डायर नाम का एक अंग्रेज कमांडर था, वो क्या करता है कि 150 सैनिकों की एक टुकड़ी लेकर वहां उस बाग को घेर लेता है। जलियांवाला बाग में आने जाने का एकमात्र द्वार को बंद कर दिया गया। जलियांवाला बाग की दीवार बहुत ऊंची थी, इन दीवारों को भी पार नहीं किया जा सकता था। शांतिपूर्वक सभा चल रही थी, तभी जनरल डायर ने बिना कोई चेतावनी दिए अपने सैनिकों को आंदोलनकारियों पर सीधे गोली चलाने का आदेश दे दिया। इस घटना में सैकड़ों निहत्थे स्त्री पुरुष और बच्चों की हत्या कर दी गई और हजारों लोग घायल हो गए। और तभी क्या होता है, वो कह रहे हैं कि उसका निकलने का बाग का एक ही रास्ता था, दीवारें भी ऊंची ऊंची थी, उससे भी नहीं निकल सकते थे और कोई चेतावनी नहीं दी गई उन लोगों को। अचानक जनरल डायर ने अपने सिपाहियों को कहा कि गोलियां चलानी शुरू कर दो और उसमें हजारों लोग घायल हो गए थे। इसमें स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े सभी थे। जलियांवाला कांड की चारों ओर निंदा की जाने लगी। इस कांड से नाराज अनेक भारतीयों ने अपने पदों, उपाधियों और अन्य सरकारी सुविधाओं का त्याग कर दिया। अपने कार्य द्वारा अंग्रेजों से प्राप्त सर की उपाधि को गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश शासन को वापस कर दिया एवं राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को बंगाल में मजबूती के साथ चलाने का आह्वान किया। और क्या हुआ कि इस जब जलियांवाला कांड हुआ तो इससे बहुत से भारतीय जो थे वो बहुत नाराज हो गए और उन्होंने अपने पदों और उपाधियों वगैरह और का त्याग कर दिया कि हमें नहीं चाहिए तुम्हारी उपाधियां। और जिसमें उन्होंने कहा कि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जो थे
वो ब्रिटिश शासन को वापस कर दिए उन्होंने भी अपनी उपाधि वगैरह। तो इस तरीके से ये आंदोलन और भी मजबूत होता चला गया। किसान, मजदूर, मध्य वर्गीय, बुद्धिजीवी एवं छात्र सभी एक साथ मिलकर राष्ट्रीय आंदोलन की ओर मुड़ गए। और अब इस आंदोलन में किसान थे, मजदूर थे, मध्य वर्ग के लोग थे, बुद्धिजीवी थे, जो भी मतलब बुद्धिमान लोग जितने भी थे, पढ़े लिखे लोग, वो सब इस आंदोलन के साथ जुड़ गए। आज के लिए बेटा इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे करेंगे, इसे अच्छी तरह रीड कर लेंगे। थैंक्स।